नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये क्या हो गया है? ईरान की तारीफ कर रहे हैं, उसकी बहादुरी के कसीदे पढ़ रहे हैं, उसे मदद देने की बात कर रहे हैं। और ये वही ट्रंप है जो अभी कुछ दिनों पहले तक ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की बात कर रहे थे, बिना शर्त सरेंडर करने की उसे धमकी दे रहे थे, उसे तबाह करने की धमकी दे रहे थे। और आज वही ट्रंप अभी पिछले 25 जून को नीदरलैंड में नेटो के शिखर सम्मेलन से इतर पत्रकारों के साथ बातचीत में ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान बहुत बहादुरी के साथ जंग लड़ा, युद्ध में उसे काफ़ी नुकसान हुआ, नुकसान की भरपाई के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है, उसके पास तेल है, इसलिए अब हम उसे तेल बेचने से नहीं रोकेंगे। यही नहीं, ट्रंप ईरान को 30 अरब डॉलर मदद देने की पेशकश कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आओ मुझसे दोस्ती करो, मुझसे बातचीत करो, युद्ध में जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है सबकी भरपाई कर देंगे, परमाणु रिएक्टर बना देंगे। तो सबसे पहले सीज फायर की अचानक घोषणा, उसके बाद ईरान की तारीफ, उसकी बहादुरी के कसीदे पढ़ना, और अब उसे मदद देने की पेशकश। ये क्या है? हर कोई हैरान है कि आखिर अमेरिका के ट्रंप के रुख में अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? क्या वजह है? इसके पीछे का कारण क्या है? जाहिर है इसके पीछे कोई मामूली कारण नहीं होगा। निश्चित रूप से इतने बड़े बदलाव के पीछे कोई बड़ा कारण होगा। तो आज हम आपको वो कारण बताएंगे, वो वजह बताएंगे, और वो कारण भी अपने आप में हैरान करने वाला है। आप जानकर चकित रह जाएंगे कि राजनीति के पीछे, कूटनीति के पीछे, रणनीति के पीछे किस तरह का खेल चलता है। मित्रों, चाहे राजनीति हो, कूटनीति हो या रणनीति हो, ये एक ऐसा खेल है जिसका कोई नियम नहीं होता, कोई कायदा नहीं होता, कोई कानून नहीं होता। इसमें शामिल हर खिलाड़ी को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। समय काल परिस्थिति के अनुसार हर पल हर क्षण नई चालें चलनी पड़ती है, और जो इतना सब कुछ कर पाता है वही विजयी होता है। तो अमेरिका के रुख में, ट्रंप के रुख में जो ये बदलाव आया है, इसके पीछे जो राजनीति है, जो कूटनीति है, जो रणनीति है, वो इसी खेल का एक जीता जागता उदाहरण है। ये एक ऐसी पहेली है जो अभी तक अबूझ बनी हुई है। तो आज हम इस अबूझ पहेली की एक एक परत खोलकर आपके समक्ष रखने वाले हैं। तो यदि इस प्रश्न का एक पंक्ति में उत्तर दिया जाए कि अमेरिका के ट्रंप के रुख में इस बदलाव के पीछे वो कौन सी मूल वजह है, तो वो है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। हालांकि यहाँ ये भी स्पष्ट कर दूँ कि रूस और व्लादिमीर पुतिन कतई नहीं चाहते थे कि सीज फायर हो, मगर उनका ये न चाहना ही सीज फायर का कारण बना। है ना अजीब बात कि जो रूस, जो व्लादिमीर पुतिन इस सीज फायर के पीछे मुख्य कारण है, वही रूस, वही व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहते थे कि यह सीज फायर हो। तो दरअसल जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि राजनीति हो या कूटनीति हो या रणनीति हो, इसी तरह से काम करती है, ऐसे ही काम करती, ऐसे ही चलती है। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर रूस और पुतिन इसमें कहाँ और किस रूप में शामिल होते हैं, कैसे वे इसके कारण बनते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, रूस पिछले 2 सालों से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। और यूक्रेन को रूस के खिलाफ खड़ा किसने किया? नेटो ने, पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने। नेटो के देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं, सैन्य साजो सामान मुहैया करा रहे हैं, और यूक्रेन रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है। रूस ने ये कतई नहीं सोचा था कि यूक्रेन के साथ युद्ध इतना लंबा चलेगा, मगर आज वो एक लंबे युद्ध में फंस गया है। और इसके लिए वो नेटो को जिम्मेदार मानता है, पश्चिमी देशों को जिम्मेदार मानता है, अमेरिका को जिम्मेदार मानता है, जो कि यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। ऐसे में रूस नेटो के देशों से बदला लेना चाहता है, मगर चूंकि प्रत्यक्ष तौर पर नेटो के देश यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं हैं, इसलिए वो नेटो के देशों पर सीधे तौर पर हमला नहीं कर पा रहा है। मगर
वो फिराक में है कि कब उसे मौका मिले और कब इन देशों को सबक सिखाया जाए। तो जब मध्य पूर्व में इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो रूस के लिए एक सुनहला मौका तैयार होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ईरान पर इजरायली हमले का सीधा अर्थ होता है अमेरिका का ईरान पर हमला। इजराइल ने अपने मन से, अपने बलबूते ईरान पर हमला नहीं किया था, अमेरिका की पूर्ण सहमति के साथ किया था। और इसका अर्थ होता है कि अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल होता, और अमेरिका के युद्ध में शामिल होने के बाद नेटो के बाकी देशों को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ता। तो रूस उस वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब नेटो के देश इस युद्ध में शामिल हों। तो जैसे ही अमेरिका ईरान पर हमला करता है, उसके 3 परमाणु ठिकाने पर B2 बम बरसाता है, उसके साथ ही रूस अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए सक्रिय हो उठता है। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिकी हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची पहले तुर्की जाते हैं, वहाँ सरकार के शीर्ष अधिकारियों से वे मुलाकात करते हैं, और उसके बाद वहीं से वे रूस निकल जाते हैं। वहाँ क्रेमलिन में पुतिन के साथ उनकी मुलाकात होती है, बातचीत होती है। बातचीत क्या होती है उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, सिर्फ पुतिन की तरफ से इतनी बात सार्वजनिक की जाती है कि रूस ईरान की मदद करने की कोशिश करेगा। अब व्लादिमीर पुतिन के इस बयान के क्या मायने हैं, वे किस तरह से ईरान की मदद करेंगे? क्या रूस सीधे युद्ध में शामिल होगा या ईरान को सिर्फ मदद पहुंचाएगा? और मदद पहुंचाएगा तो क्या मदद पहुंचाएगा, किस तरह की मदद करेगा? इसका थाह लेने में दुनिया भर के रणनीतिकार, विश्लेषक माथापच्ची में लगे हुए थे। मगर इसी बीच उसी रात ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला कर दिया, जोरदार हमला किया, और उसके अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की घोषणा करते हैं, एक तरफा घोषणा। अब इस पूरे घटनाक्रम को आप क्या समझते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? तो जैसा कि हमने शुरू में ही कहा, रूस नेटो के देशों से बदला लेना चाहता है, और ईरान पर अमेरिकी हमले के साथ ही उसके हाथ बदला लेने का एक सुनहला मौका आ टपकता है। दरअसल रूस की रणनीति ये रही है, उसकी योजना ये रही है कि नेटो के देशों को मध्य पूर्व में एक लंबे युद्ध में फंसा दिया जाए। जिस तरह से नेटो ने यूक्रेन के साथ रूस को एक लंबे युद्ध में फंसा दिया है, तो जब नेटो के देश मध्य पूर्व में एक लंबे युद्ध में उलझ जाते तो जाहिर है वे यूक्रेन को उतनी मदद नहीं कर पाते। तो उस स्थिति में रूस यूक्रेन से आसानी के साथ निपट लेता। तो जब अब्बास अरक्ची पुतिन से मुलाकात करते हैं तो पुतिन ईरान को मदद का ठोस आश्वासन देते हैं, क्योंकि मध्य पूर्व का युद्ध जिस स्थिति में पहुंच चुका था और जो हालात थे उसके जल्द खत्म होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। ईरान ने ये मान लिया था कि उसे एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लंबी लड़ाई वो अपने दम पर अकेले नहीं लड़ सकता था, उसे मदद की ज़रूरत थी। रूस उसका रणनीतिक साझेदार है, इसलिए उसके पास वो मदद के लिए गया था। और पुतिन से मदद का आश्वासन मिलने के बाद ईरान का जोश हाई हो गया, और उसके बाद ही उसने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया। तो जैसे ही अमेरिका को, ट्रंप को सैन्य ठिकाने पर ईरानी हमले की जानकारी हुई, उनके कान खड़े हो गए। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। दरअसल ट्रंप को इस बात की ही उम्मीद नहीं थी कि ईरान के खिलाफ युद्ध इतना लंबा चलेगा। उन्हें लगता था कि जिस तरह से इजराइल ने मिस्र पर हमला किया और एक दिन में मामला रफा दफा हो गया, मिस्र सरेंडर कर गया, उसी तरह ईरान भी सरेंडर कर देगा। मगर ईरान ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद उन्हें लगा कि ईरान पर हमला कर दिया जाए, हो सकता है उससे वो डर जाए और सरेंडर कर दे। मगर अमेरिकी हमले के बाद भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया। ट्रंप ने बाकायदा धमकी दी थी कि यदि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो उसे बर्बाद कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। मगर ईरान अमेरिकी धमकी के आगे नहीं झुका
और उसने अमेरिका को जवाब दिया उसके सैन्य ठिकाने पर हमला करके। ईरानी हमले के बाद ट्रंप को समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है, इसके पीछे है कौन। और इस क्रम में जब उन्हें जानकारी हुई कि इसके पीछे रूस की रणनीति काम कर रही है और रूस ऐसा चाहता है कि ये युद्ध लंबा खिंचे, लंबा चले और नेटो के देश इस युद्ध में उलझ जाए, तो ट्रंप के, अमेरिका के होश उड़ गए। क्योंकि अमेरिका और स्वयं ट्रंप किसी भी लंबे युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। परिस्थिति ऐसी नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है, या कहें कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है। और अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने का वादा करके ही ट्रंप सत्ता में इस बार आए हैं। उन्होंने वादा किया था कि वे दुनिया में युद्ध को समाप्त करेंगे, अमेरिका को किसी नए युद्ध में नहीं उलझाएंगे, रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त कराएंगे। इन सारे वादों के आधार पर ही वे राष्ट्रपति का चुनाव इस बार जीते थे। मगर जब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए तो उसे लेकर अमेरिका में ही विरोध शुरू हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए, खुद ट्रंप की पार्टी के भीतर विरोध शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर एक ऐसी परिस्थिति थी ट्रंप के सामने कि वे किसी भी लंबे युद्ध में नहीं उलझ सकते थे। मगर जो रास्ता तैयार हो रहा था वो एक लंबे युद्ध का था, अंतहीन युद्ध का था। और रूस यही चाहता था कि जिस तरह से वो परेशान हो रहा है, वो एक लंबे युद्ध में उलझा हुआ है, उसी तरह नेटो के देशों को भी एक लंबे युद्ध में मध्य पूर्व में उलझा दिया जाए। तो ये सारी जानकारी जब ट्रंप को हुई तो वे सतर्क हो गए और उन्होंने तत्काल अपनी रणनीति बदली और अचानक सीज फायर की घोषणा कर दी। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि ठीक है, ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी, मगर ईरान उसके लिए राजी क्यों हो गया? क्योंकि ईरान तो ये कहता रहा है कि वो सीज फायर नहीं करेगा, क्योंकि यदि वो सीज फायर करता है तो उसके दुश्मन को मजबूत होने का मौका मिल जाएगा। तो दरअसल जैसी कि खबर फैलाई गई कि ईरान सीज फायर के लिए राजी हो गया, ऐसी बात नहीं है, ये सच नहीं है। और यही कारण है कि ट्रंप की घोषणा के बाद भी ईरान पूरे दिन भर इजराइल पर हमले करता रहा और उसने जोरदार हमले किए। पहले के मुकाबले उसके हमले की तीव्रता बहुत घातक रही है, मारक रही है। और उस हमले से इजराइल पूरी तरह से बौखला उठा था और उसने भी जवाबी हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। उसके लड़ाकू विमानों ने उड़ानें भर दी थी। मगर जब ट्रंप को पता चला तो उन्होंने नेतन्याहू से बात की कि तुरंत अपने पायलटों को वापस बुलाओ, अपने लड़ाकू विमानों को वापस बुलाओ, बिल्कुल जवाबी कार्रवाई नहीं करनी है। तो जब इजराइल की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई तो ईरान की तरफ से एक तरफा हमले का कोई तुक नहीं बनता था, क्योंकि ईरान का पहले से ही ये रुख रहा है। वो कहता रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, मगर यदि उसके ऊपर हमला किया गया तो वो माकूल जवाब देगा। और उसने यही किया। इजराइल ने जब उसके ऊपर हमला किया तो उसने उसका जवाब दिया। अमेरिका ने जब उसके ऊपर हमला किया तो उसने उसका भी उसे जवाब दिया। ईरान का ये भी रुख रहा है, वो ये भी कहता रहा है कि न तो वो थोपा गया युद्ध बर्दाश्त करेगा और न तो थोपी हुई शांति। इसलिए भी उसने ट्रंप की घोषणा के बाद पूरे दिन भर हमले किए इजराइल पर। वो बताना चाहता था कि वो किसी के कहने पर सीज फायर स्वीकार नहीं करने वाला है, और उसने वैसा ही किया। मगर सच ये भी है कि ईरान भी एक लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं था। उसकी अर्थव्यवस्था एक लंबे युद्ध को बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था एक लंबे समय से बेपटरी हो चुकी है। इसलिए जब उसके सामने युद्ध से सम्मानजनक तरीके से निकलने का एक अवसर आया तो उसने उसको स्वीकार कर लिया। क्योंकि ठीक है, रूस उसकी युद्ध में मदद करता, उसे सैन्य साजो सामान मुहैया कराता, मगर युद्ध तो ईरान को ही लड़ना पड़ता और जो भी नुकसान होता ईरान को ही उठाना पड़ता। हालांकि इस सीज फायर से रूस और व्लादिमीर पुतिन खुश नहीं हुए, क्योंकि उनकी रणनीति सफल नहीं हो पाई। मगर ये सीज फायर ईरान के हित में है, इजराइल के हित में है, अमेरिका के हित में है, पूरे मध्य पूर्व के हित में है,
या कहें कि पूरी दुनिया के हित में है, क्योंकि यदि ये युद्ध लंबा खिंचता तो सिर्फ मध्य पूर्व का नुकसान नहीं होता, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आती। इसलिए ये सीज फायर हर किसी के हित में है। जैसा कि ट्रंप ने भी कहा कि इस सीज फायर से हर किसी की जीत हुई है, और ये बात सच है। ट्रंप ने सही कहा, क्योंकि सीज फायर से, युद्ध विराम से मानवता की जीत होती है और युद्ध से मानवता हारती है। चाहे कोई भी पक्ष जीते या हारे, मगर यदि युद्ध हो रहा है तो उसमें मानवता की हार होती है। मगर मध्य पूर्व में 12 दिनों तक चले इस युद्ध से 2 नए रुझान दुनिया के सामने प्रकट हुए हैं। पहला ये कि ईरान का कद काफ़ी ऊंचा हो गया, खास तौर से मध्य पूर्व में मुस्लिम देशों के बीच। और दूसरा ये कि अमेरिका को, ट्रंप को ये बात समझ में आ गई कि ईरान के बारे में जो उनकी कल्पना थी वो गलत थी। वे गलत साबित हुए ईरान को लेकर। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतनी मजबूती के साथ युद्ध में खड़ा होगा। उन्हें ये भी समझ में आ गया है कि ईरान के साथ अब उस तरीके से पेश नहीं आया जा सकता जिस तरीके से वे सोचते थे। ईरान से पेश आने का तरीका उन्हें अब बदलना पड़ेगा, और उन्होंने बदला भी। उनके सुर बदल गए, उनके रुख बदल गए। एक समय वे ईरान को ख़त्म करने की बात करते थे, आज ईरान से दोस्ती करना चाहते हैं, उसकी मदद करना चाहते हैं। उसके पीछे मूल वजह रूस और व्लादिमीर पुतिन की रणनीति है। ट्रंप को लगता है कि यदि ईरान के साथ शत्रुतापूर्ण बर्ताव किया गया तो मध्य पूर्व में घुसपैठ करने का रूस को एक बड़ा मौका मिल जाएगा, और वो अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए वे कतई नहीं चाहते कि रूस को ये मौका मिले। ईरान के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के पीछे यही मूल वजह है। तो मित्रों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, ये जो अबूझ पहेली है, इसकी एक एक परत खोल कर हम आपके सामने रखेंगे। हम इस कोशिश में कितना कामयाब हुए, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा। यदि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आए, ठीक लगे, तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की कहानी, इस तरह की चर्चा, इस तरह का विश्लेषण जब भी हम लेकर के आएँ तो उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाए। तो आज की सभा में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी और नई कहानी के साथ, नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।